हाल में ज़्यादा सुर्खियाँ मिली थी वो तब जब कुछ साल पहले सलमान खान की फ़िल्म आई थी, एक था टाइगर। एक्चुअली ये इस फ़िल्म का नाम और इस फ़िल्म की जो हालांकि कहानी अलग थी, प्लॉट अलग था, लेकिन इंस्पायर पूरा जो है, जो इस कहानी को लिखी गई थी और इसका ख़ास तौर पर नाम, वो इसी रविंद्र कौशिक से प्रेरित था। क्योंकि रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का खिताब मिला था, और ये खिताब किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। और वो क्यों दिया गया था ब्लैक टाइगर का खिताब, ये आज जब पूरी कहानी आप सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। बट मैं रविंद्र कौशिक की कहानी सुनाऊं उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, और क्राइम तक के इसी प्लेटफॉर्म पे कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी है। तो मैं थोड़ा सा वो आपको डिटेल में बता दूं कि ये जासूसी दुनिया होती क्या है और जासूस होते क्या हैं, और इनको लेके सरकार के हमारे नज़रिया क्या होता है। हर मुल्क की अपनी अपनी एजेंसियां होती हैं, अपने अपने जासूस होते हैं, और ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। जैसे जो भी खुफिया एजेंसी किसी भी कंट्री की होती है, चाहे वो CIA हो, KGB हो, MI6 हो, मोसाद हो, ISI हो, रॉ हो, तो ये सारी खुफिया एजेंसियाँ अलग अलग कंट्री की, और ये लोग काम करते हैं जासूसी की दूसरे मुल्कों में जाकर। एक तो होते हैं जो इनके अपने जैसे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और एक जो जासूस होता है, या जिसे कई बार अंडर कवर एजेंट भी बोलते हैं, वो करते तो काम है एजेंसी के लिए, लेकिन उसमें एक अजीब सी शर्त होती है कि अगर आप जासूसी करते हुए किसी दूसरे मुल्क में पकड़े गए तो फिर हम आपको डिसोन कर देंगे, हम आपको पहचानेंगे नहीं, हम आपको मतलब ज़्यादातर मामलों में होता है कि किसी तरह की आपको मदद नहीं करेंगे। तो एक तरह से उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीब होती है एक जासूस की। और ऐसे कई केस हैं जिसमें पकड़े जाने के बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। और यही चीज़ रविंद्र कौशिक के साथ भी हुई, जिसे ब्लैक टाइगर तक का खिताब दिया था देश की प्राइम मिनिस्टर ने। उसका आखिरी वक्त कैसे गुजरा, उस क्या कुछ हुआ, तो ये एक अफसोसनाक कहानी है। लेकिन ये एक मतलब देशभक्ति की अगर मिसाल भी कहूँ इस कहानी को तो भी गलत नहीं होगी, क्योंकि देशभक्ति का जिसके अंदर जज्बा होता है वही शायद ऐसे कदम उठाते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। और रविंद्र कौशिक को ये सारी सच्चाई मालूम थी, उसके बावजूद उसने देश की हिफाजत के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके का रहने वाला एक शख्स। बचपन से उसे थिएटर का बड़ा शौक़ था, एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, फादर उसके एयरफोर्स में थे, घर में 4 भाई बहन, जिसमें वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बहन थी एक। और वो श्रीगंगानगर के ही कॉलेज से उसने फिर BCom किया, और कॉलेज जाते जाते तब तक वो बहुत सारे थिएटर करता था, थिएटर का शौक़ था। और रविंद्र कौशिक की शक्ल जो है वो काफ़ी स्मार्ट, और उस वक्त लोग कहते थे कि विनोद खन्ना है वो, विनोद खन्ना से शक्ल बहुत मिलती थी। तो थिएटर का ही शौक़ था और थिएटर ही वो क्या करता था। लेकिन थिएटर में भी ज़्यादातर जो रोल जो प्ले करता था वो देशभक्ति के, कभी फौजी जवान के, कभी सिपाही के, इस तरह के रोल ज़्यादा पसंद थे। तो देशभक्ति का जज्बा भी था, घर में भी एक चूँकि फादर एयरफोर्स में, तो सोच समझ कुछ वैसी ही थी, तो वो भी कुछ करना चाहता था देश के लिए, शुरू से ही उसके अंदर ये मिजाज था। कॉलेज पास जब ये BCom कर चुका, उसी साल, ये बात है 1975 की, 1975 में एक प्ले था लखनऊ में, और लखनऊ में प्ले के दौरान जब वो प्ले कर रहा था तो उसमें एक भारतीय फ़ौज का रोल प्ले कर रहा था। और उसको उस वक्त चीन के साथ हम जंग हारे थे, तो उसमें ये दिखाया गया था कि कैसे एक आर्मी का जवान चीनी फ़ौज के कब्ज़े में आ जाता है, और चीनी फ़ौज उससे राज उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर करती है, और वो पूरी तरह से टॉर्चर हो रहा है। और ये किरदार निभाया रविंद्र कौशिक ने, और बहुत खूबसूरती से निभाया। जब ये प्ले हो रहा था लखनऊ के जिस थिएटर हॉल में, वहाँ पर रॉ के कुछ एजेंट बैठे हुए थे, और कहते हैं कि जब श्रीगंगानगर में ये पढ़ाई कर रहा था और तब भी वहाँ पे प्ले होता था रविंद्र कौशिक, तब भी रॉ की नज़र इसके ऊपर थी, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी करता था रविंद्र कौशिक, और रॉ की नज़र थी। अच्छा, आम तौर पर जासूसी के लिए जो हमारी एजेंसी है वो वैसे लोगों को चुनती है, प्रेफरेंस देती है जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं। श्रीगंगानगर भी बॉर्डर के पास है पाकिस्तान से इधर, तो ऐसे लोगों को और ऐसे नौजवान को जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, बॉर्डर के करीब हों, इन लोगों को ज़्यादा इन पे नज़र होती है। तो रॉ की नज़र श्रीगंगानगर से ही थी,
इस प्ले के ज़रिए और बाकी अपने उनके जो इन्फॉर्मर थे उसके ज़रिए। और रॉ को चाहिए भी था कि इस तरह का जो किरदार असली ज़िंदगी में असली किरदार निभा सके। तो लखनऊ में प्ले के दौरान में रॉ के कुछ लोगों से मुलाकात हुई। पहली बार वो रविंद्र कौशिक के सामने, और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है, लेकिन ये थिएटर में, प्ले में इस तरह की जो तुम एक्टिंग कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर सच में कुछ देश के लिए कर गुजरने का जज्बा है तो तुम दिल्ली में आकर मिलो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। रविंद्र कौशिक ने कहा ठीक है। तो 75 के एंड में ही रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचता। तब तक उसे मालूम नहीं था कि कौन सा काम है और ये लोग क्या हैं और रॉ क्या है। रॉ का नाम तक नहीं सुना था। जब वो दिल्ली आता है तब फिर दो लोग मिलते हैं, उससे बातचीत होती है, फिर उसको रॉ के दफ्तर ले जाया जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो RAW। पहली बार उसे तब पता चलता है कि हमारे जो देश की एक खुफिया एजेंसी है उसका नाम रॉ है, और रॉ के अफसर उसको पहले पूरी दुनिया में अलग अलग जो जासूसों ने कारनामे किए थे हमारे, उनके किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे वो बड़ा प्रभावित होता है। फिर रॉ ऑफर देती है कि तुमको अगर जासूस बनना है तो बताओ, ये देश के लिए है। बिना सोचे समझे रविंद्र कौशिक हामी भर देते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, और ये सब कुछ जो हो रहा था, रविंद्र कौशिक को पहली चीज़ ये बताई गई थी कि वो अपने घर में भी नहीं बताएगा कि वो क्या करने जा रहा है, बल्कि बिल्कुल इसको खुफिया रखना है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। अमृतसर और पठानकोट के इलाके में रॉ के कुछ अपने दफ्तर और बाकी चीज़ें थीं जहाँ पे ले जाकर, और फिर दिल्ली में, तो अमृतसर और पठानकोट, दिल्ली, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है रविंद्र कौशिक को। रविंद्र कौशिक की पंजाबी बहुत अच्छी थी, और पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। तो पहला हर्डल यहाँ पार हो गया था कि ये पंजाबी चूँकि बेहतर बोलता है तो वहाँ पे ज़्यादा घुलने मिलने में मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान में जाकर रहना है एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर, तो फिर उर्दू आनी चाहिए, लिखना भी, पढ़ना भी, बोलना भी, और वहाँ रहना है तो आपको फिर नाम पहचान सब कुछ बदलना होगा। तो फिर बाकायदा रविंद्र कौशिक को उर्दू की तालीम दी जाती है, अरबी, कुरान शरीफ, ये सब पढ़ाया जाता है। नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ते हैं, ये सिखाया जाता है। तो पहले चरण में, पहले फेज़ में ये बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि एक पाकिस्तान में आम मुसलमान कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे नमाज़ पढ़ता है, कैसे कुरान शरीफ पढ़ता है, सलाम दुआ कैसे होता है, ये सारी बेसिक छोटी छोटी जानकारी। तो बाकायदा ये अरबी और कुरान और नमाज, इन सब की तालीम जो है वो रॉ की तरफ से मौलाना के ज़रिए दिलाई जाती है। इसी के साथ साथ दूसरे फेज़ में फिर उसे पाकिस्तान के नक्शे के बारे में जानकारी दी जाती है कि पाकिस्तान के शहर कौन कौन से हैं, वहाँ की ज़ुबान कौन कौन सी है, वहाँ के नेता कौन कौन से हैं। तो बेसिक एक हिस्ट्री वो पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है। देन इसके बाद जासूसी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो स्पाई, वो सिखाया जाता है। साथ में हथियार कौन कौन से कैसे होते हैं, हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है। और आखिर में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि चूँकि रॉ ये मान कर चल रही थी कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में जाकर लंबे वक्त तक रहना है, और जो अंडर कवर एजेंट होते हैं, एक तरह से आप कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, एक स्लीपर सेल भी हम लोग कहते हैं। स्लीपर सेल का मतलब ये होता है वो कहीं पे आप उसको किसी शहर में या किसी मुल्क में भेज दो और वो वहाँ आम लोगों के बीच में घुल मिल के रहेगा, उन्हीं जैसा रहेगा, आम वो नौकरी भी करेगा, शादी भी करेगा, उसके बच्चे भी होंगे, और जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। ये स्लीपर सेल का काम होता है। तो स्लीपर सेल जैसा ही मामला अपने अंडर कवर एजेंट का भी होता है। तो एक तो शॉर्ट टर्म होता है कि आपको किसी मिशन पे भेजा गया जासूसी के लिए, मिशन कंप्लीट, आप वापस आ गए। एक होता है लॉन्ग टर्म परमानेंट, आप स्पाई, आपको एक मुल्क में भेज दिया गया, अब आपको वहीं रहना है और वहाँ रहकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो रविंद्र कौशिक की अदाकारी की महारत को देखते हुए ये तय किया गया कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान में रहना है, और इसीलिए बाकायदा उसकी एक नई पहचान बनाई गई। उसे तमाम एक मुस्लिम रीति रिवाज, मुस्लिम रहन सहन क्या होता है, ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद कंप्लीट हो गया। तो एक सिर्फ आखिरी चीज़ बची थी और कोई रिस्क नहीं लिया सकता था। तो यहाँ तक कि फिर रविंद्र कौशिक का ख़तना भी किया जाता है।
ताकि वो पूरी तरह से मुसलमान साबित हो। जब ये पूरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद रविंद्र कौशिक को 6-7 अलग अलग पहले मुल्कों में ट्रायल के तौर पे भेजा जाता है और बहुत छोटे मोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं। वो सारे असाइनमेंट को कामयाबी के साथ पूरा करता है। इस 6-7 कंट्री में भेजने के दौरान उसको पाकिस्तान भी भेजा जाता है, तो पाकिस्तान में भी कामयाब हो जाता है। और जो ऐसी जगहों पे भेजा जाता है उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो असाइनमेंट दिया गया, दूसरा आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, आपकी जो खबरी हैं उनको पहचानते हैं और अपने लिए सोर्सेस तलाशते हैं। तो ये बेसिक काम जासूसी में होता है। तो ये 6-7 कंट्री में सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वक्त निकल चुका था। 1975 में से ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके बाद 6-7 मुल्क भेजा गया। 1977 आते आते जब सारे मिशन पूरे हो गए, तब रॉ पहली बार ये डिसाइड करती है कि अब रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजना है और वो पाकिस्तान में ही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए और वहाँ रहकर वो सारी जानकारी देगा। अब पाकिस्तान में क्यों और रविंद्र कौशिक को ही क्यों, इसकी 2 वजह थी। 65 और 71 की जंग पाकिस्तान के साथ हमारी हो चुकी थी। 71 में बांग्लादेश को बना दिया, पाकिस्तान की हालत ख़राब, वो गुस्से में बदला भी लेना चाहता था। तो इन 2 जंगों के बाद हर मुल्क ये काम करती है, हमने भी यही किया कि अगर अगली बार फिर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार हो, जंग छेड़ दे, तो हमें उनकी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ासतौर पर डिफेंस, फ़ौज, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम वहाँ अपने लोगों को कहीं फिट कर दें तो बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो इसी सोच के तहत रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया था 65 और 71 की जंग के बाद। तो 75 में ट्रेनिंग शुरू होती है, 77 तक सारा काम हो जाता है। 77 के बाद पाकिस्तान रविंद्र कौशिक को भेजा जाता है एक नए नाम, नई पहचान के साथ। उस वक्त जब भेजा गया था तब ये कह रहे थे कि चूंकि अब रविंद्र कौशिक जैसे ही पाकिस्तान में अब जाएगा 1977 में, तो वो रविंद्र कौशिक नहीं रहेगा और वो हिंदू भी नहीं रहेगा। फिर उसको अपने आप को पूरी तरह से एक मुसलमान दिखाना है, उसी मज़हब में ढलना है ताकि किसी को शक ना हो। तो इसलिए उसका नया नाम जब वो पाकिस्तान उतरता है तो उससे पहले रॉ यहाँ से उसके लिए नई आईडी कार्ड, पाकिस्तान के राशन कार्ड, सब कुछ तैयार था और एजेंसी ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से कर लेती हैं। तो अब रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है, तब वो रविंद्र कौशिक उसी दिन से उसकी सारी पहचान वो एक तरह से हिंदुस्तान में ही दफन करके चला गया। और पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने के बाद अब रविंद्र कौशिक से उसका नाम बदलकर नबी अहमद शाकिर ये रख दिया जाता है। तो रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शाकिर हो चुका था। वहाँ जाने के बाद चूँकि पहले से ही रॉ ने सारा इंतज़ाम कर रखा था, उसके लिए उसका अपनी पहचान पत्र, उसका अपना राशन कार्ड, सब कुछ था और आम लोगों की तरह उसे रहना था। बदले में यहाँ पे पहले ये हो चुका था कि तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे कामों के लिए सिर्फ पैसे मायने नहीं रखते, वहाँ पे देशभक्ति का जज्बा भी मायने ज़्यादा रखता है मैंने। तो जब ये पाकिस्तान गया, उससे पहले जाने से पहले रविंद्र कौशिक ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि ये डील और शर्त थी कि किसी को भी ये बात पता ना चले। तो उसने घर वालों से ये कहा कि उसको एक दुबई में नौकरी मिल गई है और वो दुबई नौकरी करने के लिए जा रहा है। ये कहकर रविंद्र कौशिक घर से निकला और पाकिस्तान पहुंच गया। नबी अहमद शाकिर के नाम से कराची पहुंचने के बाद जो रॉ के अपने सपोर्ट थे वहाँ पे, वो उनसे थोड़ी शुरुआती मदद मिली। उसके बाद वो अब वहाँ पे आम पाकिस्तानियों के बीच घुल मिलकर आम पाकिस्तानी बन जाता है और अब यहाँ से उसकी जासूसी की दुनिया के सफ़र की शुरुआत होती है। लेकिन जितना रॉ ने सोचा था, रविंद्र कौशिक उससे कहीं ज़्यादा तेज़ और उससे कहीं ज़्यादा होशियार और बहुत तेज़ी से काम करने वाला एक जासूस निकला। पाकिस्तान पहुंचने के बाद नबी अहमद शाकिर के नाम से, हाँ, जब ये पाकिस्तान पहुंचे रविंद्र कौशिक, तब उसकी उम्र थी 23 साल, सिर्फ 23 ईयर्स। 1952 की पैदाइश थी, 1975 में ट्रेनिंग हुई थी, बल्कि 23 या 25 साल थी शायद। वहाँ जाने के बाद कराची के लॉ कॉलेज में रविंद्र कौशिक एडमिशन ले लेता, मतलब नबी शाकिर अहमद के नाम से। और यहाँ से ऑलरेडी वो बीकॉम में ग्रेजुएशन कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान पहुँचने के बाद वो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है कराची के और फिर लॉ की डिग्री हासिल करता है।
लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद, बाकायदा पूरी पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, एक दिन अचानक अब उसे वहाँ चूँकि जासूसी करनी थी, उसके तरीके ढूंढने थे, निकालने थे। एक ऐसा काम करता है रविंद्र कौशिक जिसकी उम्मीद यहाँ पे रॉ को भी नहीं थी, और बल्कि ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम में से एक काम है किसी जासूस के लिए, जो अब रविंद्र कौशिक करने जा रहा था। एक दिन ग्रेजुएशन लॉ की डिग्री लेने के बाद अचानक वो पाकिस्तान के एक उर्दू के न्यूज़पेपर में देखता है कि एक इश्तिहार छपा है, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लिए वैकेंसी थी। जैसे हम लोगों के यहाँ भी छपता है, आर्मी के लिए जब भी वैकेंसी आती है तो अखबारों में विज्ञापन आता है, ऐड आता है। तो पाकिस्तान के एक अखबार में इश्तिहार आया कि पाकिस्तानी आर्मी में लोगों की ज़रूरत है। रविंद्र कौशिक को लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा, वो फ़ौरन अप्लाई करता है, और किस्मत देखिए कि पाकिस्तानी फ़ौज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा हो चुका था। जब ये खबर यहाँ मिलती है रॉ को, तो जाहिर सी बात है खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक होता है बाहर से जासूसी करना, बाहर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक होता है उसी आर्मी के अंदर घुस जाना जिस आर्मी के अंदर से आपको खबर निकालनी है। इसके बाद आर्मी में वो नौकरी करता रहता है, धीरे धीरे उसकी तरक्की भी पाता रहता है, प्रमोशन होता रहता है, और प्रमोशन पाते पाते नबी अहमद शाकिर एलियस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच जाता है। और ये बड़ी बात थी, क्योंकि मेजर के पद पर पहुंचने का मतलब है आप बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इसके बाद जब वो मेजर के पोस्ट तक पहुंच गए, फिर वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रॉ तक भेजना शुरू करते हैं, और कहते हैं कि उससे हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ था। जिसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन, जिस पर सबसे ज़्यादा काम किया रविंद्र कौशिक ने, जिसकी वजह से ब्लैक टाइगर का खिताब खुद इंदिरा गांधी ने दिया, एक तो ये कि पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बनना, एक हिंदुस्तानी जाकर पाकिस्तान में रहता है और सब कुछ करता है, एक एटॉमिक पावर स्टेशन जो पाकिस्तान का एटॉमिक पावर स्टेशन, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी, वहाँ के डिफेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी, और अपनी हिफाजत के लिए वहाँ की सेना क्या कर रही है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। जब पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन किया रविंद्र कौशिक ने, इसी दौरान में पाकिस्तानी आर्मी के ही एक में काम करने वाले एक अफसर की बेटी, जिसका नाम अमानत, उससे रविंद्र कौशिक को प्यार हो जाता है। अब जब लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी मुल्क में जासूसी करने जाते हैं तो उसमें एक ये भी है, स्लीपर सेल या फिर जो अंडर कवर एजेंट है, कि आपको कोई आप पे शक ना करे कि आप उस मुल्क के नहीं हैं या आप जासूस हैं। तो उसमें जो बेसिक चीज़ें बताई जाती है, उसमें बाकी नाम, पहचान, ये धर्म, ये सारी चीज़ें तो होती है। साथ साथ ये भी होता है कि अगर आप लोकल लड़की से शादी कर लें तो फिर और भी ज़्यादा लोगों को शक करने का मौका नहीं मिलता, यकीन करते हैं। तो यहाँ पे ये था कि उल्टा रविंद्र कौशिक को प्यार हो गया, और उसने फिर रॉक तक ये मैसेज पहुँचाया कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो एक तो है कि लोगों को शक नहीं होगा, और दूसरा वो भी पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए जिसकी बेटी है। लेकिन एक सच ये भी था कि खुद रविंद्र कौशिक को उस लड़की से प्यार हो गया था, अमानत से, और वो शादी करना चाहता था, लेकिन बिना रॉ की परमिशन के शादी मुमकिन नहीं थी। इसलिए उसने बताया कि यहाँ पे लोगों का यकीन और दिल जीतने के लिए शादी करना ज़रूरी है। तो रॉ ने भी फिर कहा, चूँकि ऐसा पहले भी कई केस में हो चुका था, तो रॉ ने हरी झंडी दे दी। इसके बाद बाकायदा रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने अमानत से निकाह किया। इसके बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अरीब रखा गया, और बीवी तक को पता नहीं था, मतलब अमानत तक को, कि रविंद्र का ये जो नबी अहमद शाकिर है, इसका असली नाम रविंद्र कौशिक है, ये हिंदुस्तानी है। जब उसने अपने घर तक नहीं बताया तो फिर वो कैसे बताता, तो बताया नहीं। इसी बीच में करीब 4-5 साल गुजर गए। पहली बार अब यहाँ पे इस घर में घर वाले परेशान थे, दुबई में बेटा बता कर गया नौकरी करने के लिए, लेकिन आ नहीं रहा मिलने के लिए, बीच बीच में ख़त ज़रूर आता था। 1981 में श्रीगंगानगर में रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी थी, और उसे ये बात पता थी, और वो उस भाई से बहुत प्यार करता था, और वो चाहता था कि उस शादी में शामिल हो। तो रॉ से बात की, फिर रॉ ने इंतज़ाम किया, आप चूँकि एक तो आप पाकिस्तानी आर्मी में हो और आप हिंदुस्तान आते हो शादी करने के लिए, तो जिस तरीके से हमारी जासूस वहाँ होते हैं उनके भी यहाँ होते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत था कि अगर वो आता है और यहाँ पे शादी में शामिल होता है और कहीं ये बात लीक हो गई तो उसके लिए बहुत बड़ा
काफ़ी मत्थापच्ची होती है, फिर प्लानिंग की जाती है। तो कहते हैं कि रविंद्र कौशिक उम्रा करने के नाम पे सऊदी अरब जाता है, फिर वहाँ से दुबई, और दुबई के रास्ते फिर अपनी रॉ जो है उसको चोरी छुपे हिंदुस्तान लेकर आती है। और पाकिस्तान में ये किसी को पता नहीं कि वो हिंदुस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में जो छुट्टी ली आर्मी से, और वो सारा ये था कि उम्रा और दुबई जा रहे हैं। तो 81 में श्री गंगानगर आता है पहली बार रविंद्र कौशिक। आने के बाद भाई की शादी अटेंड करता है। अब घर वाले रविंद्र कौशिक के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि तुम भी शादी कर लो, तुम बड़े हो। आखिर में रविंद्र कौशिक अपने फादर से ये बता देता है कि उसने शादी कर ली है, बट वो आधा सच बताता है। वो ये कहता है कि उसने दुबई में एक लड़की है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की, उससे शादी की है, और साथ में ये भी बताता है कि उसको अब एक बच्चा भी होने वाला। तब तक ये अरीब जो है वो पैदा नहीं हुआ था, माँ प्रेग्नेंट थी। तो घर वालों को बड़ा सदमा लगता है कि एक तो बेटे ने बिना बताए हुए शादी कर ली, फिर और भी पता चलता है कि बच्चा भी होने वाला है। खैर, ख़ास तौर पर फादर को, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह मान जाते हैं। शादी ख़त्म होती है। उसके बाद 1981 में ही रविंद्र कौशिक अपने घर से विदा लेता है कि वापस दुबई जा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकल देता है और फिर पाकिस्तान पहुँच जाता है उसी रूट से, वाया सऊदी और दुबई। पता नहीं चलता किसी को कि वो हिंदुस्तान आया था। 81 में उस शादी को अटेंड करने के बाद उस फैमिली से, अपने घर वालों से रविंद्र कौशिक की वो आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद रविंद्र कौशिक की कभी अपने घर वालों से मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान जाने के बाद वो अपनी जासूसी के काम में लग जाता है। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारा भेजता रहता है। उसके काम से राव बहुत खुश, उसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बहुत काम की। बल्कि कहते हैं कि उस रविंद्र कौशिक की कई ऐसी जानकारियाँ थी जिसकी वजह से हमारे कई जवानों की जान बची है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, वो कहीं और जा रहे थे मिशन पे, और एंड टाइम पे इन्फॉर्मेशन आई, वो बड़ा कारगर साबित हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे रविंद्र कौशिक का एक तो दबदबा बढ़ा, रॉ खुश थी बहुत, और पाकिस्तानी आर्मी में जिस तरीके से वो मेजर था, उसके बाद ये था कि और ऊंचे पद पे जाएगा। और बड़ा मतलब एक पूरा प्लेटफॉर्म सज चुका था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाले दिनों में भी मिल सकती थी। लेकिन ये सिलसिला चलता, तभी एक अजीब सी चीज़ होती है। 1983 तक रविंद्र कौशिक सारे इन्फॉर्मेशन देता रहा और कभी किसी को शक तक नहीं हुआ पाकिस्तानी, जबकि पाकिस्तानी आर्मी में भी अपने लोगों की भी जासूसी की जाती है, उन पर नज़र रखी जाती है। और जिस तरीके का काम था, जिस तरीके के इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, सीक्रेट, वो सारी वहाँ से लेना भेजना। लेकिन कभी भी अपने पूरे करियर में रविंद्र कौशिक एक बार भी पकड़ा नहीं गया, न किसी को शक हुआ। लेकिन 83 में किसी और की गलती की वजह से रविंद्र कौशिक का भांडा फूट जाता है। होता यह है कि रॉ एक और एजेंट को, जो पंजाब का रहने वाला था, उसे पाकिस्तान भेजती। उसका भी नाम और पहचान सब बदला हुआ था। उसका नाम रखा गया था इनायत मसीह। ये पंजाब का रहने वाला था और रॉ का एजेंट, और ये शॉर्ट टर्म पे एक मिशन पे भेजा गया था। तो इनायत मसीह को 1983 में अप्रैल का महीना था, इसे बताया गया कि हमारा वहाँ पे हमारे एक एजेंट हैं जो पाकिस्तानी आर्मी में है और उनका नाम नबी अहमद शाकिर है। तो उन तक एक डॉक्यूमेंट्स पहुँचाना था और कुछ मैसेज देना था। तो इनायत मसीह को इस डॉक्यूमेंट्स, कागजात के साथ पाकिस्तान भेजा गया। कराची में इनकी मुलाकात होनी थी नबी अहमद शाकिर से। लेकिन बदकिस्मती से इनायत मसीह जब पाकिस्तान बॉर्डर पार करता है तो बॉर्डर के पास ही उसे पाकिस्तानी आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद इनायत मसीह टूट जाता है और वो सच बता देता है कि वो पूछा जाता है यहाँ क्यों आए, किससे मिलने। तब उसने पहली बार बताया पाकिस्तानी आर्मी को कि मुझे कराची में अपने एक एजेंट से मिलना है। उस एजेंट का नाम नबी अहमद शाकिर है और वो पाकिस्तानी आर्मी में है। ये सुनकर पाकिस्तानी सेना के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि हमारी ही आर्मी में एक बंदा है जो इंडिया का जासूस है। और तो और इनायत मसीह असली नाम भी बता देता है कि नबी अहमद शाकिर नहीं, उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। इस जानकारी के बाद पाकिस्तानी सेना एक चाल चलती है। वो इनायत मसीह को अपने साथ ले जाकर कराची लेके पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जिस दिन मुलाकात फिक्स है, जो टाइम फिक्स है, तुम उस जगह जाओगे और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे। कराची के जिन्ना गार्डन में इन दोनों की मुलाकात फिक्स थी।
फ्राइडे का दिन था, जुमा के दिन में गार्डन में भीड़ बहुत कम होती है। 1983 अप्रैल का महीना, सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास इनायत मसीह जिना गार्डन पहुंचता है कराची के। तय वक्त पर वहाँ नबी अहमद शाकिर गार्डन में पहुंचते हैं। दोनों एक बेंच पे बैठते हैं। इसके बाद जैसे ही, और इस तरीके से बातचीत होती है कि जैसे दो सुबह सुबह जो वॉक करने आते हैं, टहलने आते हैं, वैसे लोग हैं, अनजाने लोग हैं। और वो उन्हें कागजात, एक डॉक्यूमेंट्स देता है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है, पहले से उस गार्डन में ही पाक आर्मी के लोग छुपे हुए थे। वो अचानक आते हैं और चारों तरफ से नबी अहमद शाकिर को घेर लेते हैं। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। फिर जो जुल्म सितम का दौर शुरू होता है वो बेइंतहा। जासूसी की दुनिया में इस तरीके के जासूसों को खुलवाने के लिए, उनका ज़ुबान खुलवाने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें दी जाती हैं, जिनमें बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाना हो, इलेक्ट्रिक शॉक देना हो, आपके हाथ पैर बांध के इस तरह खड़ा करना हो 1-1 हफ्ता तक कि आपको नींद तो आएगी लेकिन आप सो नहीं पाएंगे। आपको ऐसी अंधेरे जगहों पर रखना है कि आपको 10-10, 15-15 दिन ये पता नहीं चलेगा कि ये सुबह है या शाम है या दोपहर है, वक्त क्या हुआ है। भूखा रखना, प्यासे रखना, अजीब अजीब तरीके से टॉर्चर करना, ये सब कुछ किया गया नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक। बल्कि अब नबी अहमद शाकिर का यहाँ से किरदार ख़त्म हो जाता है क्योंकि रविंद्र कौशिक की असलियत सामने आ चुकी थी। इस बीच जो अमानत पाकिस्तानी फ़ौज की जो बेटी जिसके साथ शादी की, उसे भी पता चलता है, और पहली बार उसे पता चलता है कि जिसको वो अपना शौहर मानती है वो दरअसल एक हिंदुस्तानी है और वो भी एक हिंदू है। वो एक ही बार जेल में मिलने के लिए आती है सियालकोट के, अमानत, अपने बेटे को लेकर अरीब को, और उसके बाद उस मुलाकात के बाद दोबारा जब तक रविंद्र कौशिक जिंदा पाकिस्तान की जेल में रहे कभी दोबारा मिलने नहीं आई। और रविंद्र कौशिक ने अपने ख़त में लिखा भी था कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो हराम हो गई। और ये भी था कि जब ये पता चला कि ये एक रविंद्र कौशिक है और ये उसकी बीवी है, तो जाहिर सी बात है उस फैमिली के ऊपर भी जुल्म ढाए गए। तो रविंद्र कौशिक के लिए उसकी बीवी और बच्चों को भी, बेटे को भी पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी टॉर्चर किया था। इसके बाद खैर जुल्म सितम चलता रहा, लेकिन रविंद्र कौशिक से लगातार यही पूछताछ हो रही थी कि उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक की है, क्या क्या अब तक भेजा है। लेकिन वो इतना जीदार, इतना बहादुर, और उसे यही लग रहा था कि बस वो देश के लिए कर रहा है। उसने कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। सारे जुल्म से है, सारे उसने टॉर्चर से है, लेकिन कभी जिस तरीके से इनायत मसीह टूट गया फ़ौरन और उसने इस रविंद्र कौशिक की सच्चाई बता दी। अगर इनायत मसीह ना जाता तो शायद रविंद्र कौशिक पता नहीं कभी पकड़ा नहीं गया और शायद आगे भी ना पकड़ा जाता। लेकिन एक जासूस की गलती की वजह से दूसरा जासूस पकड़ा गया, लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। उसने कभी भी अपनी ज़ुबान से कुछ सच बोला नहीं, बेशक मार खाता रहा। इसके बाद उसे सियालकोट, कभी कोट लखपत राय जेल, कभी मियाँ वाली जेल, इन सब जगहों पे अलग अलग वक्त में रखा गया। फिर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई अदालत ने। इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था तब रविंद्र कौशिक को लगातार ये उम्मीद थी कि भारत सरकार जो है उसे आज़ाद करा लेगी। उसकी एक वजह और भी है कि अक्सर दो मुल्कों के बीच में होता है कि जब जासूस पकड़े जाते हैं तो जासूसों की अदला बदली भी होती है कि ठीक है, हमारे 3 जासूस मैंने पकड़े हुए, 3 पाकिस्तान ने, तो मैं आपके 3 पाकिस्तानी जासूस को छोड़ा हूँ, आप हमारे 3 हिंदुस्तानी को छोड़ दें। तो ऐसा पहले हुआ है, अब भी होता है। तो इस बात की पूरी उम्मीद थी। तो उसने किसी तरह से जेल से भी अपनी महारत दिखाते हुए रविंद्र कौशिक ने ख़त लिखे भारत सरकार को और अपने घर पे। इधर घर वालों को उसके बाद से, दुबई के बाद से, जो शादी के बाद, या कोई आता पता कुछ था नहीं जब से गिरफ्तारी हुई। एक दिन अचानक इनलाइन लेटर तब हुआ करता था, वो नारंगी ब्लू कलर का, वो ख़त आता है घर पे श्रीगंगानगर में। वो ख़त रविंद्र कौशिक के फादर के हाथ में लगता है, वो पढ़ते हैं और उसमें पहली बार लिखा था कि वो पाकिस्तान की जेल में है और उसे फांसी की सज़ा हो गई है और वो भारत सरकार और मीडिया इन लोगों से बात करें, मेरी रिहाई मुमकिन है। लेकिन यह ख़त पढ़ने के बाद ही रविंद्र कौशिक के फादर की डेथ हो जाती है और ये बात घर में किसी और को पता ही नहीं चलती है, ना उनकी वाइफ को, ना बहनों को, ना भाई को। और वो ख़त थोड़ा मोड़ा उसी घर में पड़ा हुआ था और ख़त उर्दू में लिखा गया था और ये उर्दू उस घर में सिर्फ रविंद्र के फादर को आती थी। उनकी मौत के कुछ दिन के बाद अचानक घर के एक मेंबर की नज़र उस इनलाइन लेटर पे पड़ती है। वो उठाते हैं, देखते हैं उर्दू में, तो फिर श्रीगंगानगर में ढूंढा जाता है, किसी उर्दू पढ़ने वाले को बुलाया जाता है और वो फिर पूरा ख़त का मजमून पढ़ता है
तब पता चलता है इन्हें कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सियालकोट जेल में है और उसे फांसी की सज़ा हुई। इसके बाद फैमिली वाले दिल्ली दौड़ते हैं। हाँ, उस खत में ये भी था कि दिल्ली में होम सेक्रेटरी से बात करें। ये लोग आते हैं, होम सेक्रेटरी हर जगह से मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार हमारी, रविंद्र कौशिक की किसी भी तरीके से मदद करने से इनकार कर देती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है। वो जो शुरुआत पे थी कि जासूस की दुनिया वही है कि जब तक आप काम के हो तब तक काम के हो, आप पकड़े गए तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है, लेकिन यही सच है। तो भारत सरकार कोई मदद नहीं करती, धीरे धीरे ख़त आता रहता है। और उस ख़त में, एक ख़त में रविंद्र कौशिक ने ये तक लिखा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे देशभक्ति का सिला मुझे ये मिलेगा। अगर मैं अमेरिका का एजेंट होता तो मुझे 3 दिन के अंदर अमेरिका छोड़ा कर ले जाता, लेकिन यहाँ पे मैं सालों से पड़ा हूँ और मेरी ही सरकार मेरी कोई सुध नहीं ले रही। शायद मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वादा किया था मैं तोड़ूंगा नहीं। मैंने आज तक कभी कोई राज उगले नहीं है, ना बताऊंगा, चाहे जान दे दूं। इस बीच में जब सियालकोट जेल में रविंद्र कौशिक बंद थे, तभी 2 और जासूस पकड़ाए थे, एक करामत राही और एक गोपाल दास। जासूसी के इल्ज़ाम में ये भी पकड़े गए थे। तो ये वहाँ पहुँचते हैं, तब इन्हें पता चलता है रविंद्र कौशिक के बारे में। और रविंद्र कौशिक की तब तक थोड़ी सी हालत ख़राब होने लगी थी, तबीयत ख़राब थी, टॉर्चर की वजह से, अंधेरे में खाना नहीं मिलना, तो उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, हर वक्त सांस फूलना, खांसना। तो कहते हैं कि इस जेल में ही मुलाकात हुई थी। और करामत राही वो जासूस है जिसे रिहा कर दिया गया था बाद में। वो हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने पूरी रविंद्र कौशिक के आखिरी वक्त के जेल की कहानी भी सुनाई है। तो रविंद्र कौशिक ने बाकायदा कुछ ख़त भी दिए और अपनी बीवी और बेटे के फ़ोटो भी दिए थे करामत राही को कि अगर वो कभी हिंदुस्तान लौटें तो ये उनके फैमिली को ज़रूर दें, ताकि अगर कभी बेटा हिंदुस्तान आए तो वो पहचान लें। तो करामत राही तो खैर नसीब वाले थे, हिंदुस्तान लौट आए जासूस अपने। लेकिन 16 साल तक, हाँ, इस बीच में फिर पाकिस्तानी कोर्ट में अपील हुई फांसी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और 25 साल की उम्र कैद कर दी थी। और तब तक रविंद्र कौशिक अलग अलग जेलों में इधर से उधर रहे, हमेशा टॉर्चर किया गया, लेकिन लास्ट में खुद उनकी सेहत ख़राब हो गई। एक ख़त में उन्होंने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, मुझे टीबी हो गई और पाकिस्तान में टीबी की दवा नहीं है, तो आप दवा अगर भेज दें। घर वालों ने किसी तरह से यहाँ से दवा भी भिजवाया। पहली बार रविंद्र कौशिक को अपने फैमिली के बारे में भी पाकिस्तान के सियालकोट जेल में तब पता चला जब वहाँ पे एक रेडियो प्रोग्राम आया करता था पाकिस्तान में, मिट्टी की खुशबू करके ये शो हुआ करता था, और ये शो जो है वो जेल के कैदियों को भी सुनाया जाता था। तो किसी तरीके से रविंद्र कौशिक ने यहाँ पे भी अपनी जासूसी का हुनर दिखाया और उन्होंने ये मैसेज बाहर तक भिजवाया कि एक बार कोई मेरी फैमिली का इस रेडियो के ज़रिए प्रोग्राम में आए और अपनी जानकारी दे। तो ये फिर तब उस प्रोग्राम के ज़रिए पता चला था कि रविंद्र के को पहली बार पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई है, फैमिली अब जो है उसकी हालत बिगड़ गई है और पूरी फैमिली श्री गंगानगर से जयपुर शिफ्ट कर गई है। तो ये सारी चीज़ें पता चली। 16 साल जेल में अलग अलग बिताते बिताते और टीबी की बीमारी की वजह से फिर दिल की बीमारी हो गई। 2001 नवंबर में मुल्तान जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है। 16 साल तक वो भारत सरकार से लगातार गुजारिश किया, पूरी परिवार कोशिश करती रही सरकार के पास। इस दौरान में अलग अलग सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाने की कोई ईमानदारी कोशिश की ही नहीं। और एक जासूस जिसने अपनी ज़िंदगी इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिसे मालूम था कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि जासूस कब कहाँ पकड़ा जाए, कब भेद खुल जाए मालूम नहीं, लेकिन उसने देश के लिए न सिर्फ रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बना और पाकिस्तान में ही जाकर रहा, कभी उसने अपना मुंह नहीं खोला। और जब पकड़ा गया तो उसे उम्मीद थी कि जिस देश के लिए वो कर रहा है वो देश उसके साथ खड़ा होगा, उसे बचाएगा, लेकिन उससे किसी ने बचाया नहीं। और आखिर में 2001 में मुल्तान में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मुल्तान जेल के पीछे ही रविंद्र कौशिक को दफना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे उस हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से, वो नबी अहमद शाकिर था, रविंद्र कौशिक नहीं, और इसीलिए उसको मुस्लिम तरीके से दफना दिया गया। मरने से 3 दिन पहले आखिरी ख़त रविंद्र कौशिक ने अपने घर वालों के लिए लिखा था और वो ख़त उन्हें मिला भी, और उस ख़त में शिकायत यही थी कि
जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया उस देश के शायद अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसीलिए उन सब ने मुझे छोड़ दिया। और रविंद्र कौशिक वापस ज़िंदगी में कभी जिस ज़मीन की हिफाजत के लिए वो दूसरे मुल्क गया, उस ज़मीन की मिट्टी भी उसे नसीब नहीं हुई और उसे पाकिस्तान की सरजमीन में ही दफन होना पड़ा। कहते हैं कि जासूसी की दुनिया में, ख़ासतौर पर हमारे हिंदुस्तान में, उससे ज्याला, उससे दिलेर, उससे ज़्यादा ज़हीन दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन की सेना में घुस जाए और बाकायदा वहाँ नौकरी करे, मेजर तक बन जाए। लेकिन ऐसे महान, ऐसे बहादुर जासूस का ऐसा अंजाम ये सवाल खड़े करता है कि क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे? क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती थी? ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी जासूस भी थे यहाँ पे, अदला बदली हो सकती थी, बातें हो सकती थी, शर्तें हो सकती थी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई।